मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। चलिए, हम लोग इंटरव्यू क्लास जो चल रहे थे उसके 5वें क्लास पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर भी कुछ टॉपिक्स पर हम लोग चर्चा करेंगे जो इंटरव्यू के लिए आपके अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। और जिनको भी पेड ग्रुप इंटरव्यू क्लासेस से जुड़ना है 9661163344 पर मैसेज कर सकते हैं। वहाँ डेली रात को 9 बजे क्लासेस होते हैं और अलग अलग प्रश्नों को और अलग अलग सिचुएशन को देते हुए आपसे भी बुलवाने का प्रयास किया जाता है। मॉक इंटरव्यू आपके रेनेसा आईएएस में ऑनलाइन एंड ऑफलाइन आफ्टर रिजल्ट ही हो पाएंगे, है ना। अभी से मॉक इंटरव्यू लेना बहुत उचित नहीं लग रहा है, लेकिन वहाँ पर मॉक इंटरव्यू की तरफ बहुत सारे सेशन चला करते हैं, वहाँ पर जुड़ सकते हैं और हर संभावित टॉपिक पर वहाँ पर चर्चा किया जा रहा है, ताकि जब आप इंटरव्यू रूम में पहुँचें तो अधिकांश प्रश्न पहले से आप एक तरीके से तैयारी करके वहाँ पर पहुँच चुके हों। ये स्थिति को वहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा पूछे गए प्रश्न ऐसा नहीं कि अनएक्सपेक्टेड होता है, संभावनाएं होती हैं जिसमें आपके बायोडाटा, जिस पर पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था, बायोडाटा महत्वपूर्ण पक्ष होता है। उसके अलावा वर्तमान प्रोफेशन, आप या तो स्टडी कर रहे हैं या सर्विस में हैं, उसका भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है, आपके हॉबी का महत्वपूर्ण स्थान होता है। चलिए, हम लोग आज पहले टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, डीएसपी सेक्शन। इस वाले पर मैंने डिस्कशन कर दिया है। अगर आपने डीएसपी को पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे कहीं पर भी प्रेफरेंस में दिया है या अंतिम प्रेफरेंस में भी दिया है तो यहाँ से प्रश्न बनता है। अगर पहले, दूसरे, तीसरे में दिया है तो आपसे सीधा पूछा जाएगा कि आपको डीएसपी क्यों बना दिया जाए। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, उत्तर तो कई हो सकते हैं, आपने भी अपने तरीके से तैयारी किया होगा, लेकिन मेरे विचार से आपको उत्तर इस तरीके से देना है कि सर, मुझ में डीएसपी बनने की बहुत सारी योग्यताएं अंतर्निहित है, मैं त्वरित निर्णय ले सकता हूँ, किसी भी समस्या से मैं घबराता नहीं हूँ और मुझ में संवेदनशीलता भी है, तो दूसरी ओर कठोर निर्णय लेने की क्षमता भी है और मैं फिजिकल रूप से फिट भी हूँ। इसके अलावा आयोग के द्वारा निर्धारित सभी योग्यताओं को पूर्ण करता हूं और यह बचपन से हमारा ड्रीम रहा है कि मैं खाकी वर्दी को डीएसपी के रूप में धारण करूं, क्योंकि पुलिस विभाग में कई ऐसे कार्य करने की मुझ में हमेशा से इच्छा रही है जिससे समाज कल्याण को प्रोत्साहन मिले। यहाँ पर आपको कई कार्य करने की इच्छा रही है, यहाँ से आप क्लू देंगे, बोर्ड मेंबर को क्लू देंगे कि फिर वो उनके मन में जागेगा कि आखिर क्या कार्य करने की आपकी इच्छा रही है डीएसपी के रूप में। पहला चीज़, यानी कि अगले क्वेश्चन के लिए आप खुद को तैयार कर लिए, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी आप तैयार कर लिए, क्या कार्य करने की इच्छा है, इट मीन्स आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं। सर, अगर डीएसपी के रूप में मैं नियुक्त कर लिया जाता हूं तो सबसे पहले मैं कानून व्यवस्था को बहुत बेहतर करने का प्रयास करूंगा। उसके अलावा महिला सुरक्षा और नक्सली समस्या के अंत का, उस पर नियंत्रण करने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा नए आपराधिक कानून भी भारत सरकार के द्वारा लागू कर दिए गए हैं और इस आपराधिक कानून में पुलिस पर कई नए उत्तरदायित्व भी डाले गए हैं, ज़्यादा उत्तरदायी बनाने का प्रयास किया गया है। यह मुझे और प्रोत्साहित करता है पुलिस विभाग में एक सदस्य के रूप में शामिल होने का। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। फिर आपने एक क्लू दे दिया, नए आपराधिक कानून। अगर आपकी तैयारी है तो इस लाइन को बोलिए, नहीं तैयारी है तो इस लाइन को मत बोलिए। नए आपराधिक कानून पर अगले वीडियो में मैं चर्चा कर दूंगा कि उसकी तैयारी किस तरीके से करना है, क्योंकि आपराधिक कानून तो काफ़ी बड़े होते हैं, वहाँ इंटरव्यू में कहाँ से प्रश्न रह सकते हैं, तो उन पर मैं चर्चा करूंगा। तो डीएसपी वाले में इन्हीं 2 प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। आपराधिक कानून को बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए, खास करके जिनका डीएसपी पोस्ट 1, 2, 3 नंबर पर है और जिनका अंत में है डीएसपी पोस्ट या 5वें, 6ठे नंबर पर है, उनसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि डीएसपी को आपने पीछे क्यों रखा, क्या पुलिस विभाग में जाने से डरते हैं। तो आपको कहीं पर भी नकारात्मक नहीं देना है उत्तर, प्लस चुप भी नहीं हो जाना है, प्लस ये भी आप बता सकते हैं कि अगर आप फिजिकल रूप से फिट नहीं हैं पुलिस डिपार्टमेंट के लिए तो उस चीज़ को क्लियर बोल दीजिए। दूसरे शब्दों में, आप डीएसपी के पोस्ट पर भी जाने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी प्राथमिकता की सूची में कुछ अन्य पोस्ट हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हो सकते हैं या फाइनेंस सर्विस हो सकते हैं, एडुकेशन सर्विस हो सकते हैं,
तो यहाँ पर ये बताना है कि जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन में आपके जाने की इच्छा क्यों है, या फाइनेंस में जाने की इच्छा क्यों है, एडुकेशन में जाने की इच्छा क्यों है, उन सारे पॉइंट्स को बता दीजिए। वो आपकी प्राथमिकता की सूची में क्यों है, उस तरीके से आप बता देते हैं तो फिर कोई समस्या नहीं आएगी। ओके, अगला जो है अनलिस्टिंग, डीलिस्टिंग। अभी जो है आपका थोड़ा सा मुद्दा 1-2 वर्षों से चल रहा है कि ऐसे आदिवासी जिन्होंने ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया है उनको डिलिस्टेड कर दिया जाए, एक समूह का डिमांड है। आदिवासियों के बीच है डिमांड उठ रही है। दूसरा समूह का कहना है कि नहीं, डिलिस्टिंग नहीं किया जाए, इसकी तैयारी आप लोग अच्छी तरीके से कर लेंगे। यहाँ से प्रश्न रह सकता है, खास करके जो ट्राइब कैंडिडेट हैं उनको विशेष रूप से इस टॉपिक को तैयार कर लेना है। प्रश्न पूछा जा सकता है, सेंट एसपीटी इत्यादि से भी पूछा जा सकता है। अभी फिलहाल सेंट एसपीटी का मैं चर्चा नहीं करूँगा, डिलिस्टिंग वाले का चर्चा कर देता हूँ। पहले इसके विपक्ष में मैं पॉइंट बताता हूँ। इट मीन्स डिलिस्टिंग नहीं किया जाना चाहिए। आपको अगर आप विपक्ष में जाते हैं, आप किसी भी पक्ष में जा सकते हैं, आपके पास तर्क होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। दोनों पॉइंट्स को मैं बता देता हूँ। अगर आप विपक्ष में जाना चाहते हैं, डिलिस्टिंग नहीं किया जाए, तब आपको क्या बोलना है कि सर, आदिवासी समुदाय झारखंड के 26 से 27% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर डिलिस्टिंग की प्रक्रिया कर दी जाती है तो लगभग 7-8%, हमारे पास पूरी तरीके से आंकड़ा नहीं है इसलिए मैं अबाउट में बता रहा हूँ, लगभग 7-8% आदिवासी जो हैं डिलिस्टेड हो जाएंगे और आदिवासियों की संख्या घट जाएगी। इसके अलावा संवैधानिक रूप से और किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों की दृष्टि से भी यह डिसीजन उचित नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल 25 में क्लियरली कहा गया है कि अंतःकरण के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, अगर बलपूर्वक उनको धर्म परिवर्तन नहीं कराया गया हो। इसके अलावा सरना धर्म या सरना विचारधारा जो है उसके अनुसार भी कहीं से रोक नहीं है। जिस व्यक्ति को कभी सरना धर्म मानना हो, कभी अन्य धर्म में जाना हो, पूरी तरीके से लोकतांत्रिक विचारधारा है, इससे भी कहीं से कोई रोक नहीं लगता है। इसके अलावा यह भारत का सिर्फ झारखंड का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह पूरे भारत का मुद्दा है। यानी कि ईसाईकरण आदिवासियों का सिर्फ झारखंड में नहीं हुआ है, बल्कि अन्य स्टेट्स में भी हुआ है। तो यह निर्णय भारत सरकार के पास आएगा और यह निर्णय इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत सारे आदिवासी समुदाय के लोग ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिए हैं। इसके अलावा यह भी फिर प्रश्न उठेगा कि बहुत सारे आदिवासी हिंदू धर्म को भी स्वीकार कर लिए हैं, कुछ अन्य धर्मों को भी स्वीकार कर लिए हैं, फिर उनकी भी डिलिस्टिंग की प्रक्रिया होगी। अंततः इनकी जनसंख्या काफ़ी घट जाएगी आदिवासियों की, और इनका जो एक प्रभाव है अपनी संख्या के कारण, वह प्रभाव घटेगा और राजनीतिक स्थिति इनकी दुर्बल होगी। इस कारण इनको डिलिस्टेड नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, डिलिस्टिंग के पक्ष में आपको बोलना है तो इस तरीके से आपको बोलना है कि सर, ऐसे आदिवासियों की डिलिस्टिंग कर देनी चाहिए जो ईसाई धर्म को स्वीकार कर चुके हैं, क्योंकि सीएनटी और एसपीटी जैसे एक्ट आदिवासियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, उनकी ज़मीन की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। लेकिन थाना स्तर पर या परगना स्तर तक एक दूसरे को खरीद बिक्री आदिवासी टू आदिवासी, ट्राइब टू ट्राइब हो सकते हैं, लेकिन जो ईसाई धर्म को स्वीकार कर चुके हैं आदिवासी, वो अपेक्षाकृत समृद्ध होते हैं। ऐसे में सीएनटी या एसपीटी के ज़मीन का संकेंद्रण उनके पास हो सकता है। इसके अलावा झारखंड सरकार के द्वारा कई योजनाएं आदिवासियों को केंद्र में रखकर बनाई जाती हैं, इसका भी अधिकांश लाभ हुए उठा लेते हैं। प्लस यह भी बता सकते हैं जो आरक्षण की सुविधा है सरकारी नौकरियों में, चाहे राज्य स्तर पर या केंद्र स्तर पर, उनकी शैक्षिक स्थिति और आर्थिक स्थिति ज़्यादा बेहतर होती है, इसके कारण ज़्यादा लाभ वह उठा लेते हैं। और सरना धर्म की जो भी नियम कानून है वो पूरी तरीके से पालन नहीं कर पाते हैं। त्यौहार उत्सव तो मनाते हैं लेकिन पूरी तरीके से पालन नहीं कर पाते हैं, इस कारण डिलिस्टिंग करनी चाहिए। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, इसके पक्ष और विपक्ष वाले पॉइंट्स आपके दिमाग में जरूर रहने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूँकि अगर डिलिस्टिंग की प्रक्रिया होगी तो एक तो पूरे देश के स्तर पर होगी, ठीक है, केवल झारखंड में तो ये पॉसिबल नहीं है, न ही झारखंड सरकार का यह अधिकार क्षेत्र में आता है, पूरी तरीके से भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। डिलिस्टिंग की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होगी।
दूसरे अन्य राज्यों में भी डिलिस्टिंग करना होगा, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तीसरा, इनकी जनसंख्या भारी घट जाएगी, आदिवासियों की जनसंख्या में 7-8% की कमी आ जाएगी टोटल जनसंख्या में। इससे इनका राजनीतिक प्रभाव जो है पूरे देश पर, राज्य में घटेगा। इसलिए सोच समझ करके आप किसी भी पक्ष में जा सकते हैं, इंटरव्यू है, लेकिन डीलिस्टिंग के विपक्ष में जाइएगा तो पॉइंट्स कम मिलेंगे, डीलिस्टिंग पॉइंट्स अधिक मिलेंगे। डीलिस्टिंग के विपक्ष में जाइएगा तो पॉइंट्स अधिक मिलेंगे और डीलिस्टिंग के पक्ष में जाइएगा तो पॉइंट्स कम मिलेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आपका सांसदों से है। अमृतपाल सिंह खालिस्तानी समर्थक, शेख रशीद एक इंजीनियर हैं, वो आपका आतंकवाद पर उन पर आरोप लगा है। दोनों आपका बारामूला से आपका शेख रशीद और खट्टूर साहिब से आपका अमृतपाल सिंह सांसद बन गए हैं। ऐसी स्थिति में प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक व्यक्ति जो है खालिस्तानी समर्थक है, अलगाववाद का समर्थक है, दूसरा व्यक्ति आतंकवाद का समर्थक है, ऐसे व्यक्तियों का क्या संसद में प्रवेश उचित है? आपको सिंपल सा उत्तर देना है कि सर, ऐसे व्यक्तियों का प्रवेश कहीं से मैं उचित नहीं मानता। देश की एकता और अखंडता की बात आती है तो फिर ऐसे आरोप को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और लोक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में इस संदर्भ में आवश्यक सुधार कर ऐसे तत्वों को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। जहाँ तक संसद में प्रवेश की बात है तो मेरे विचार से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है और माननीय न्यायालय के द्वारा जो भी निर्देश दिया जाएगा उसका पालन सरकार के द्वारा किया जाना है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, क्योंकि देश की एकता और अखंडता से खिलवाड़ किसी को भी करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा यह भी प्रश्न उठ सकता है कि वहाँ के लोगों ने इन्हें चुना है, अगर उनको संसद में प्रवेश नहीं करने दिया गया लंबे समय तक तो लोगों का जो आपका लोकतांत्रिक अधिकार था वह तो प्रभावित हो जाएगा। यह भी प्रश्न इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स के द्वारा पूछा जा सकता है। उस संदर्भ में आपको फिर संविधान के माध्यम से ही जवाब देना है कि अधिकार के साथ कर्तव्य भी होते हैं। कर्तव्य में सिंपल लिखा है कि देश के संविधान का, देश की एकता और अखंडता का सुरक्षा करना भी दायित्व जो है वो भारत के नागरिकों का है। इसके पालन में न शेख रशीद आपका सक्षम रहे हैं और न ही अमृतपाल सिंह, इसलिए उनको अधिकार की बात करने का तो सवाल ही नहीं। जहाँ तक जनता की बात है कि उन्होंने चयन कर लिया, तो कई बार जनता बहकावे में आकर या फिर भावना में बहकर ऐसे लोगों का चयन कर डालती है। लेकिन अगर बच्चा गलत जिद करे तो माता पिता इससे पूर्ण नहीं किया करते हैं। उसी तरीके से भारत सरकार अगर जनता के द्वारा गलत व्यक्तियों का चयन कर लिया जाएगा जिस पर गंभीर आरोप हैं और भविष्य में दोषी बन सकते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों पर भारत सरकार के द्वारा कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और अगर इनके संसद सदस्यता समाप्त होती है तो किसी और अन्य व्यक्ति को वहाँ की जनता चयन कर भेजेंगे, चुनाव कर भेजेंगे, फिर वो प्रतिनिधित्व करेंगे संसद में उस क्षेत्र की जनता का। इस तरीके से आप उत्तर देख सकते हैं। इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष आपको ध्यान रखना है कि शब्द चयन पर विशेष रूप से सावधानी रखिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कीजिए जो शालीन न हो, न ही आपको साहित्यिक शब्दों का प्रयोग करना है, न ही आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है जो बाजारू किस्म का है। जो आपने एक सिविल सेवा के दौरान पढ़ा है, मुख्य परीक्षा में जिन शब्दों का यूज किया है उस तरीके से यूज करना है। आम बोलचाल की भाषा को भी यूज करने से आपको बचना है। इन छोटे छोटे चीज़ों को आपको ध्यान देना है सिविल सेवा के इंटरव्यू के दौरान। तो डीएसपी क्यों बना दिया जाए, वहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। जो भी डीएसपी फर्स्ट प्रेफरेंस या सेकेंड में दिए हैं, डीलिस्टिंग वाला एक हुआ, एक एमपीज वाला पर चर्चा किया गया। इसके अलावा चयन नहीं, इस पर चर्चा नहीं हुआ। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि अगर आपका सिविल सेवा, बोर्ड के मेंबर्स पूछते हैं अक्सर, अगर इस सिविल सेवा में आपका चयन नहीं होता है तो आप क्या करेंगे? क्लियर? आपको सिंपल सा उत्तर देना है कि सर मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार हमारा चयन हो जाएगा, क्योंकि पूरे मनोयोग के साथ मैंने इस बार अपनी तैयारी किया है और वर्तमान में साक्षात्कार के लिए उपस्थित हूँ। फिर भी अगर चयन नहीं होता है तो एक अवसर और लेने का प्रयास मैं करूँगा। फिर से
उत्साह के साथ मैं तैयारी करूँगा। अथवा आप बोल सकते हैं कि जिस वर्तमान, अगर लास्ट चांस आपका है कि नहीं अगर होता है तो जिस जॉब में हूँ उसके माध्यम से देश और राज्य की सेवा करता रहूँगा। क्लियर? तो इस तरीके से आपको प्रश्न का उत्तर देना है। कोई भी प्रश्न में घबराना नहीं है, हर प्रश्न का उत्तर होता है जो आपके पास ही होता है। केवल मन से जो है नर्वसनेस को केवल निकाल लीजिए। उत्तर आपके पास भरे पड़े हैं, एक ही प्रश्न के सैकड़ों उत्तर होते हैं, उसको मैनेज कीजिए। 14th जेपीएससी मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा के क्लासेस शुरू हो चुके हैं। जिनको भी ज्वाइन करना है 9661163344 पर मैसेज कर सकते हैं। पीटी में जेपीएससी पेपर 1 के भी क्लासेस बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। इसके अलावा मुख्य परीक्षा के आंसर राइटिंग भी आपके शुरू हो चुके